जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, सामान्य जीवन का एक मूल सिद्धांत है, अगर कोई घटना घटती है तो घटना घटने के बाद ये उचित होता है कि उस घटना के क्यों घटी, कैसे घटी, किस कारण से घटी, ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और ये नियम का पालन हम लोग अपने सामान्य जीवन में करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के सिर में दर्द हुआ, ठीक है, एक फिनोमेना है, लेकिन उसके बाद यह जानना बहुत आवश्यक है कि अगर दर्द बार बार हो रहा है और बहुत तेज हो रहा है तो उसके बाद जांच करानी आवश्यक है। यह पता चलाना आवश्यक है कि सिर दर्द क्यों हो रहा है, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और उसकी डायग्नोसिस और पूरा जो चिकित्सा पद्धति का पूरे सिद्धांत है, उसके बाद डायग्नोसिस होती है, टेस्ट होते हैं, टेस्ट से पता चलता है। तो जब भी कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो उस लक्षण के पीछे कारण क्या है, ये जांच करनी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, और ये हमारे जीवन में हमेशा होता है। मान लीजिए किसी घर में या कहीं भी आग लगी तो ये पता चला जाता आग क्यों लगी, कैसे लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, इंटेंशनली किसी ने लगाई, अनइंटेंशनली लगी, कारण क्या है। कारण का पता चल जाने से यह पता चलता है कि इसके पीछे कोई क्रिमिनल एंगल है या क्रिमिनल एंगल नहीं है, और यह हमेशा होता है। उसका केस स्टडी, आप जानते हैं मैनेजमेंट साइंस के अंदर केस स्टडी एक बहुत बड़ी चीज होती है। केस स्टडी में एक आपको प्रकरण दे दिया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, अब आप इसकी विवेचना कीजिए और इसके आप बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यू आर गिवन ए प्रॉब्लम एंड देन यू आर आस्क्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को समझते हैं, अपने दिमाग को दौड़ाते हैं, सारे आयामों को सोचते हैं, और अलग अलग बच्चे, अलग अलग स्टूडेंट्स उसका जवाब देते हैं, और जो विकल्प सबसे अच्छा लगता है उसका पालन किया जाता है। यह जीवन का मूल सिद्धांत है। आप लोग भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। कानून का भी यह मूल सिद्धांत है। कानून भी कहता है, मान लीजिए पुलिस ने आप पे केस किया, ईडी ने, सीबीआई ने, किसी भी जांच एजेंसी ने मान लीजिए किसी पे केस किया, और आप कोर्ट पे जाएं, आप जाके कहें कि साहब एफआईआर रद्द कर दीजिए, इस जांच को रुकवा दीजिए। नॉर्मली 99% केस में कोर्ट ये कहता है कि जांच हम रुकवाएंगे नहीं, जांच होने दीजिए, क्योंकि जांच से क्या परेशानी है, भाई जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा आप निर्दोष हैं या दोषी हैं। और यही देखते हैं जब राजनीतिक दलों के बारे में बात होती है, जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, मनीष सिसोदिया को भेजा गया, सत्येंद्र जैन को भेजा गया, संजय सिंह को भेजा गया, कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि भाई जांच होने दीजिए। अच्छा, यही बात सत्ता पक्ष के लोग भी कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते थे। या वेस्ट बंगाल के अंदर मान लीजिए एक लड़की जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, उसको जेल में भेज दिया गया, तो कोर्ट ये कहता है ठीक है, रिमांड ले लीजिए और जांच कर लीजिए, जांच में अगर दोषी होता है तो दंड दीजिए, वरना निर्दोष साबित कर दीजिए। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होती है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। अब आज सन 52 से लेकर आज तक जितने भी प्रकरण हुए हैं, जरा उसमें पता चलाया जाए, जो मुख्य घटनाएं हुई हैं, जो राष्ट्र के लिए बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके बारे में पता चलाया जाए। क्या क्या घटनाएं घटी, क्या उसकी जांच हुई, क्या उस पर चर्चा हुई, और क्या ये निष्कर्ष निकालने का प्रयास देश ने किया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, किस कमजोरी की वजह से हुआ, और इसका निदान क्या, ये राष्ट्र हित में। आपको पता है देश आजाद हुआ 1947 को, गणतंत्र बना 1950 को। 1962 में चीन ने हमें धोखा दिया और हमारे देश पे आक्रमण कर दिया। पंडित नेहरू का यह मुंह था कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत करो, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए थे, देश के पास कुछ नहीं था, हमारी जीडीपी हार्डली कुछ थी, पैसा था नहीं। तो पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी संपत्ति देश को दान कर दी, जिससे हमारे पास ऐसी संपत्ति हो और हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकें। और पंडित नेहरू ने जब प्रधानमंत्री बने, स्टेट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया बनाया, भागला नंगल बनवाया, पूरा जाल बिछा दिया पूरे हिंदुस्तान, और आज उसका कारण है कि 75 साल के बाद हम एक मजबूत शक्ति बने। लेकिन उस प्रकरण में क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से आर्थिक विकास की तरफ था, उन्होंने चीन को नेग्लेक्ट किया। उन्होंने सोचा एक पड़ोसी है, मजबूत पड़ोसी है, इससे दोस्ती का व्यवहार रखा जाए और हिंदी चीनी भाई भाई करके। लेकिन चीन ने हमें धोखा दे दिया। 1962 में चीन ने हमको धोखा दे दिया, उन्होंने हम पे आक्रमण कर दिया। हम अनअवेयर पाए गए, क्योंकि सेना की तरफ
पंडित जी का ध्यान नहीं था, औद्योगिकीकरण की तरफ था, हमें नुकसान हुआ। लेकिन जब ये युद्ध चल रहा था 1962 का, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो एक बड़े यंग सांसद थे, वो नेहरू जी के पास गए, उन्होंने जाके कहा कि नहीं साहब, ये टाइम है, इस पे वी शुड हैव ए डिबेट, और संसद का सत्र बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए, और हम डिबेट करेंगे। और की डिबेट हुई। महावीर त्यागी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों ने, जो विपक्षी पार्टी में थे, इन्होंने नेहरू जी की खूब रैगिंग की, खूब प्रश्न उठाए, खूब आलोचना की, और पंडित नेहरू सुनते रहे, क्योंकि गलती तो थी और उस गलती का कारण भी था, लेकिन विपक्ष का अधिकार था, देश का अधिकार था ये जानने का कि 1962 में हमें नुकसान क्यों हुआ। लेकिन जांच हुई, पूरी डिस्कशन हुआ, पूरा पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया। 65 में हम जीते, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, हम जीते, तो जांच की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम जीते थे, हमें सफलता मिली थी। 1971 में फिर वॉर हुई, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, फिर विजय हुई। फिर एक बहुत बड़ी चीज हुई, पूरे विश्व के अंदर किसी पड़ोसी देश के 2 टुकड़े किए गए थे, उसमें भी जांच की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। विजय तो मतलब होता है, विजय इटसेल्फ प्रूव्स दैट, विक्ट्री इटसेल्फ प्रूव्स दैट थिंग्स वेर करेक्ट। अगर न विजय होती और अमेरिका का 7वां बेड़ा भेजने की धमकी से इंदिरा जी डर गई होती, तो जांच होती, तो संसद सत्र बुलाया जाता, लेकिन क्योंकि हम जीते थे, हो गया। इसके बाद कारगिल हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में। कारगिल के समय आपको पता ही है कि अटल जी ने कोशिश की थी, जैसे बाकी लोगों ने कोशिश की थी, उन्होंने भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान से हमारे मित्र भाव बन जाएं, पड़ोसी साथ प्यार मोहब्बत से रहें, और आपसे युद्ध ना हो, और हम एनर्जी आपस में वेस्ट न करें। उन्होंने लाहौर बस यात्रा भी निकाली थी, गए थे, और मुशर्रफ भी आए थे, आगरा भी गए थे, बहुत जगह घूमने गए थे। लेकिन उस समय फिर मुशर्रफ ने उसी प्रकार से धोखा दिया, जैसे 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चीन ने धोखा दिया था। पाकिस्तान की सेना हमारे भारत के इलाकों में घुस के बैठ गई, कई किलोमीटर अंदर तक घुस के बैठ गई, बल्कि यहां तक कहा जाता कि मुशर्रफ भी अंदर आके बैठे हुए थे भारत की सीमाओं पे। और भारत की सेनाओं को बहुत लेट पता चला, लेकिन जब पता चला तो भारत की सेनाओं ने बहुत वीरता का परिचय दिया और पाकिस्तान को खदेड़ दिया। लेकिन चूक तो हुई थी, कारगिल में चूक तो हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी हमारी सीमा के अंदर बैठे थे और हमको पता नहीं था। लेकिन चलिए, हम जीत गए, तो इसलिए उसमें भी बहुत ज्यादा विवाद का प्रश्न नहीं था। अब प्रश्न उठता है 26/11 का। 26/11 में भी सुरक्षा में चूक हुई, मुंबई के अंदर टेररिस्ट ने अटैक किया, सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन हमारे जवानों ने, हमारे पुलिस अधिकारियों ने वीरता से सामना किया और आतंकवादियों को मार गिराया, और एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया, कसाब को, और 4 साल बाद उसे फांसी दे दी गई। प्रूव कर दिया गया कि ये जो टेररिस्ट अटैक था, ये पाकिस्तान ने कराया था, क्योंकि सारे टेररिस्ट पाकिस्तानी थे। तो इसका पूरा कोई जांच की आवश्यकता नहीं थी, पूरे वर्ल्ड के सामने यह क्लियर था कि पाकिस्तान टेररिज्म को पोषण करता है, और उन्होंने मुंबई अटैक कराया। अच्छा, इसके पहले पार्लियामेंट अटैक हुआ था। पार्लियामेंट अटैक में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो पार्लियामेंट अटैक भी हुआ था, वहां भी सुरक्षा की चूक हुई थी, लेकिन वहां भी हमारे जवानों ने वीरता का परिचय दिया और खुद भी बहुत सारी शहादतें दी और उनको भी मार दिया। तो उसमें भी चलिए बात पता चल गई कि चूक हुई, बट वी फॉट बैक। तो ये अटल जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, इंदिरा गांधी का, सबकी बातें हो गई। अब बात करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले 11 साल से लगातार आतंकवादी अटैक हुए हैं, और बड़े गंभीर अटैक हुए हैं, और हर अटैक के पीछे एक कहानी है। इसके पहले अगर 2002 को आप याद करना चाहें तो उसको भी डिस्कस कर लें। गोधरा, जो साबरमती ट्रेन कांड हुआ था, और उसके बाद कितना भीषण कांड हुआ था, वो आपको पता ही है। उसकी भी क्या जांच हुई, क्या रिपोर्ट निकली, वो भी कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट निकली। कुछ कह रहे हैं कि ट्रेन बाहर से आग लगाई गई गोधरा के अंदर, कुछ कह रहे हैं अंदर से लगाई गई, वो लेकिन पता नहीं चला असलियत क्या थी। तो जांच बहुत आवश्यक है चीज के तह में जाने के लिए, पता चलाने के लिए कि कारण क्या था, किसने कराया था, क्यों कराया था, और ये निष्पक्ष जांच होना बहुत आवश्यक। अब आते हैं, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उरी अटैक हुआ,
उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ। अगर पुलवामा के अंदर जो हमारे 40 वीर जवानों की शहादत हुई और जो सतपाल मलिक ने कहा और जो बातें निकल के आई, भाई आप जानते हैं कि आर्मी की जब कॉन्वॉय चलती है तो उसको बड़े सुरक्षित पैसे देने की आवश्यकता होती है, पूरे एरिया को सैनिटाइज करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान तो हमेशा ये कोशिश करेगा कि भारत के अंदर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, आतंकवादी अटैक करे, क्योंकि वो आमने सामने की लड़ाई लड़ नहीं सकता। तो वो टेररिज्म एक उसका तरीका है जिससे वो भारत को चोट पहुंचा सकता है। और ये भी आपको पता है कि आर्मी ने ये रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमको प्लेन्स दे दिए जाएं और हम एयर लिफ्ट कर लें आर्मी जवान को, लेकिन वो अनुमति नहीं मिली और कन्वॉय जा रही थी। सतपाल मलिक कहते हैं कि वो जो आरडीएक्स भरी हुई जीप थी वो कई दिनों से कश्मीर के अंदर घुस रही थी और ये सूचना सबके पास थी, लेकिन इसके बावजूद उसको इंटरसेप्ट नहीं किया गया और उसने सीधे आके कन्वॉय को हिट किया और लोग शहीद हो गए। हमारे 40 जवान शहीद हो गए, 40 महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए। क्या जांच हुई? जांच क्यों नहीं हुई? क्या पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया, स्पेशल सत्र बुलाया गया? क्या एक एक चीज की बारीकी जांच हुई कि वो घटना क्यों घटी थी, किसकी कनाइमेंस से घटी थी, हमारे वीर जवानों की शहादत क्यों हुई थी और आगे से ऐसी घटना ना घटे उसके लिए क्या एहतियात बरती गई थी? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह क्या प्रश्न पूछना देश के लिए वाजिब नहीं है? या देश के उन 40 जवानों के परिवार वालों को यह प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है देश की सरकार से कि यह तो पता चलाते कि वो घटना घटी क्यों थी? हुआ खराब हुआ हमारे देश के जवानों की, लेकिन यह तो पता चलता है एज टू व्हाट वर द अंडरलाइंग रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच इट हैपेंड। नहीं हुआ। अच्छा, उसके पहले जो पठानकोट अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था पठानकोट का, अब शशि थरूर साहब जिनका आजकल भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा गुणगान कर रही है और उनके पक्ष में खड़ी हुई है, उन शशि थरूर साहब ने विदेश पे जाके जो स्टेटमेंट दिया है वो तो बहुत ज्यादा घातक स्टेटमेंट है। उन्होंने वहां जाके स्टेटमेंट दिया है कि पठानकोट जब अटैक हुआ उसके 1 महीने पहले माननीय मोदी जी पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ की पोती की शादी को अटेंड करने, कहीं और दौरे में थे और लौटते समय अचानक वो पाकिस्तान उतर गए थे और शादी उन्होंने अटेंड की थी। नवाज शरीफ की माताजी के पैर छुए थे, उनको भेंट दी थी, नवाज शरीफ की माताजी ने उनको भेंट दी थी और वहां जाके उन्होंने बिरयानी खाई थी। चलिए, बिरयानी खाने में कोई बुराई नहीं, सब लोग खाते हैं, कोई रोटी खाते हैं, कोई चावल खाते हैं, कोई बिरयानी खाते हैं, खा ली। लेकिन उसी के 1 महीने के बाद पठानकोट का अटैक हुआ, हमारे जवानों की शहादत फिर हुई। अच्छा, जो शशि थरूर ने विदेश में जाके स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा गंभीर है। शशि थरूर ने कहा कि जब ये पठानकोट अटैक हुआ तो मोदी जी ने पर्सनली नवाज शरीफ को फोन किया, जो उस समय देश के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और पर्सनली फोन करके कहा कि हम एक जॉइंट इंक्वायरी इसकी कराते हैं जिसमें आईएसआई भी इन्वॉल्व हो सकती है। और ये पहले आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि आईएसआई को इन्वाइट किया गया इंक्वायरी के लिए। अब इस बात का खंडन भी सरकार की तरफ से नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की तरफ से नहीं आया कि शशि थरूर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर शशि थरूर झूठ बोल रहे हैं ऐसा कहेंगे तो शशि थरूर को जो एक प्रकार से दिखाया जा रहा है कि वो कांग्रेस के विरोध में आ गए हैं, जबकि वास्तविकता यह है, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे करीमोई हो, चाहे वो सुप्रिया सुले हो, ये इस समय दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग देयर पॉलिटिकल पार्टीज। व्हेन ए डेलीगेशन गोज टू अदर कंट्री तो वो कंट्री की बात करता है, वो कंट्री की पॉलिसी को ही सपोर्ट करेगा। इस समय वो जो हमें आलोचना करनी है वो देश के अंदर करेंगे, प्रश्न पूछेंगे देश के अंदर पूछेंगे। लेकिन अगर देश ने डेलीगेशन को भेजा है जिसमें शशि थरूर, आनंद शर्मा वगैरह हैं, तो ये वहां जाके वही बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइन। दे कैन नॉट टेक ए डिफरेंट स्टैंड, अदरवाइज दैट विल बी टेकन एज ए एंटी नेशनल एक्टिविटी। तो उसका यू डोंट हैव टू रीड टू मच बिटवीन द लाइंस। लेकिन जब शशि थरूर ने कहा कि क्या पठानकोट घटना के बाद मोदी जी ने आईएसआई को इनवाइट किया था और उसकी वजह से आईएसआई ने हमारे देश के मैप्स देख लिए थे। अच्छा, उसके पहले आप वो भी देखिए कंधार वाला मामला, जब एक प्लेन हाईजैक कर लिया था टेररिस्ट ने, जो टेररिस्ट आज पाकिस्तान के सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, उनको छोड़ा गया था, उनको कंधार जाके
भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार के मंत्रियों ने जाके कंधार में छोड़ के आए थे वो टेररिस्ट जो आज भारत के वर्ष के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई पैदा कर रहे हैं। तो पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई? दाल काली है या पूरी की पूरी दाल काली है या दाल में कुछ काला है? अच्छा, अभी ये 22 अप्रैल को पहलगांव की घटना हुई, अब इस बात को 1.5 महीने हो गए। भाई मूल प्रश्न तो ये उठता है, और ये मानी बात है, जो 26 महिलाएं बेचारी विधवा हुई हैं, उनका ये अधिकार है ये प्रश्न पूछने का कि ये घटना घटी कैसे, क्यों हुई, किसकी कमी से हुई, और जिसकी कमी से हुई उसे दंड दो। वहां कोई सुरक्षा कर्मचारी नहीं था, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन, जो कश्मीरी पॉपुलेशन थी, उसने बचाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बचाने वाला नहीं था। 1.5 घंटे तक पुलिस और डॉक्टर्स वहां नहीं पहुंचे, और अगर वहां के लोकल लोगों ने न बचाया होता तो कई सारे लोगों की और शहादत हो गई होती। अच्छा, जो मारने वाले आतंकवादी थे वो आए, मारा, भाग गए, पकड़े भी नहीं गए, जबकि जो पहलगांव का इलाका है वो 300 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर से है। तो इतनी आतंकवादी आए, मारा, चले गए, पता नहीं चला, मारे नहीं गए, एनकाउंटर नहीं हुआ, क्रॉस फायरिंग नहीं, जबकि 26/11 में भी क्रॉस फायरिंग हुई थी, पार्लियामेंट अटैक के समय भी क्रॉस फायरिंग हुई थी, लेकिन पहलगांव के अंदर क्रॉस फायरिंग नहीं हुई। अब ये तो जांच होनी चाहिए ना कि ऐसा क्यों हुआ। अब और भी नाम आ रहे हैं, जैसे एएसआई साहब एक सीआरपीएफ के पता चल रहे हैं कि वो वहां पोस्टेड थे, और अब वो पाकिस्तान के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, उनके मुखबिर थे, ये भी बात क्लियर हो रही है। ज्योति मल्होत्रा के बारे में बात क्लियर हो रही है, वो जनवरी में पहलगांव गई थी और पाकिस्तान कई दौरे कर चुकी थी, मरियम शरीफ कर चुकी थी, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर चुकी थी, चीन जा चुकी थी, और वो भी मुखबिरी करती थी। तो अगर जांच हो जाए, जांच में परेशानी क्या है? जैसे मैंने शुरू में बताया कि कोर्ट जो है वो जांच को नहीं रोकती, क्योंकि अगर आप निर्दोष हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल के लिए कहा गया कि भाई जांच हो जाने दीजिए, क्या परेशानी है, जांच में निर्दोष होंगे, छूट जाएंगे, नहीं तो दंड मिल जाएगा। यही चीज यहां लागू क्यों नहीं होती? ये पुलवामा में जांच क्यों नहीं हुई और पहलगांव में जांच क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, अभी एक नया किस्सा और है। अच्छा, उसको संदर्भ लेने से पहले मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जो सीडीएस साहब ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो बात कही, जब ये माहौल एक बना हुआ है देश के अंदर कि रफेल गिरे या रफेल नहीं गिरे। अच्छा, सरकार बताने को तैयार नहीं है कि रफेल गिरे नहीं गिरे। वो कहते हैं कि जितने भी पायलट थे वो वापस आ गए सुरक्षित। यही बात फ्रांस के लोग भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि पायलट्स वापस आ गए। अब ये प्रश्न अगर पूछते हैं तो कहते हैं कि साहब एंटी नेशनल है, आप क्यों पता चलाना चाहते हैं रफेल गिरे कि नहीं गिरे? चलिए, कोई बात नहीं, नहीं पूछ रहे। अब सीडीएस साहब से जब ये पूछा गया कि क्या रफेल गिरा, भाई नॉलेज तो होनी चाहिए ना, और गिरा तो क्यों गिरा, किसकी वजह से गिरा? क्योंकि रफेल जो हमने खरीदे हैं वो 600 करोड़ की बजाय 1600 करोड़ में 3 गुने दाम पे खरीदे हैं। और ये बताया गया था उस समय कि रफेल में जो एडिशनल फीचर्स लगाए गए हैं इतने कॉस्टली हैं कि 600 करोड़ का प्लेन है और 1000 करोड़ के उसमें सप्लीमेंट्स हैं। तो अच्छा, सोर्स कोड दिया नहीं फ्रांस ने, जिससे हम अपने मिसाइल्स उसमें लाद नहीं सकते और फ्रांस से ही हमें मिसाइल्स खरीदने पड़ते। तो सीडीएस ने जो कहा, बड़ी श्रद्धावाद, देखिए आज के तारीख में या हमेशा से डिफेंस फोर्सेस के संदर्भ में भी अगर आप कोई बात करेंगे तो लोग आपको मिसइंटरप्रेट करके, तो पहले मैं क्षमा करता हूं, बिल्कुल मैं किसी प्रकार की वो, लेकिन एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, केवल आई वांट टू नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि सीडीएस ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि रफेल गिरा, उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रफेल गिरा या नहीं गिरा, ये इंपॉर्टेंट है कि रफेल क्यों। और हमने रेमेडियल मेजर्स लिए और कारण पता चलाया और एक्शन लिया, बिल्कुल सही बात है। अब इस घटना को मैं कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन आर्मी और डिफेंस और सब लोगों के श्रद्धा भाव रखते हुए। जैसे मान लीजिए एक बच्चा एग्जाम का रिजल्ट लेके आए और पिता उससे पूछे कि तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, तो बच्चा पिता से कहे कि भाई रिजल्ट क्या रहा पिताजी, इससे क्या लेना देना है, मैं फेल क्या हुआ या पास नहीं हुआ या क्या कारण है, मैंने उसके कारण पता चला नहीं, अगले बार पास हो जाऊंगा, फेल नहीं होऊंगा। अरे वो पिता पूछ रहा है यार इस बार क्या हुआ तुम्हारा, पास हुए कि फेल हुए? कहते नहीं साहब वो छोड़िए, कारण मैंने पता चला लिया है कि मेरे नंबर क्यों कम आए। मतलब ये उसी प्रकार का जवाब है। भाई स्टेट क्वेश्चन है कि अगर रफेल गिरा,
नहीं गिरा तो बिल्कुल स्पष्ट बोल दीजिए कि नहीं गिरा। वो बोला नहीं सीडीएस ने, इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला है। तो दाल में कुछ काला है या दाल काली, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना। अच्छा, जब सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स भी डिबेट्स पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई नुकसान तो होगा, उधर से भी होगा इधर से भी होगा, तो नुकसान तो हुआ है। राफेल गिरा है कि नहीं गिरा है अभी तक किसी को नहीं पता है, ना सरकार बताने को तैयार है। अगर आपने कारण पता चला लिए हैं कि क्यों गिरा है, तो इसका माने कुछ ना कुछ तो गिरा है। अब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हम तो मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम तो इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो गिरा है, क्या गिरा है अगर सरकार बता दे बहुत अच्छी बात, नहीं बताना चाहे तो कोई बात नहीं। लेकिन यह बात सही है कि राफेल को बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर चुके हैं, और चीन के शेयर्स फाइटर प्लेन बनाने की कंपनी के दाम 50% बढ़ चुके हैं। इंडोनेशिया ने राफेल से कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है, और भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि राफेल से अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दे। तो अगर रद्दी करना था, आपको सोर्स कोड लेना ही नहीं था, तो 3 दाम पे इतने सारे फाइटर प्लेन आपने खरीदे क्यों? लेकिन चलिए, राष्ट्र हित का मसला है तो हम बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे। हम तो सरकार से केवल एक निवेदन करेंगे कि अब तो लड़ाई खत्म हो गई है करीब करीब। अब तो मोदी जी यात्रा में निकल गए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो इसलिए कृपा करके ये बता दीजिए कि राफेल गिरा है कि नहीं गिरा है। एक शॉर्ट में आंसर दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं गिरा है, लड्डू बांटेंगे। गिरा है, अफसोस मनाएंगे, और कहेंगे कि आगे से अगर आपको खरीदना है, रूस से खरीदना है या चीन से खरीदना है, अमेरिका से खरीदना है, जरा सोच समझ के खरीदिए। केवल कमीशन के चक्कर में कोई खरीदारी मत कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।